हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लोग नए आए इस चैनल पर उनको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, सब कुछ फ्री में करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज का ये जो लेक्चर है ये है पूरा का पूरा बजट के ऊपर। आपको पता है कि बजट आ चुका है 2019-20 के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बजट के अंदर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं, जो स्कीम्स चलाई गई हैं, अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है, बजट किस तरह से पास होता है, और बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम आज पांचों चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बजट अभी आपको पता है कि फरवरी के अंदर आया है बजट। तो बजट जब जिस दिन बजट आता है उस दिन अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर जो हिंदी पढ़ते हैं उनको दैनिक जागरण, और जो इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं उनको द हिंदू, तो उसके जो है 3 से 4 पेज होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, जो कि पूरा दिन लग जाता है, पूरा एक दिन लग जाता है उन पेजेस को पढ़ने में। मैंने वो पूरा बजट पढ़ के फ्रेंड्स आपके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा इकट्ठा किया है, जो आपको ये 30 से 40 मिनट का एक वीडियो बनेगा। इसके अंदर मैं पूरा आपको डाटा इकट्ठा करके बताने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़, ये पॉइंट रह गया, ये आपने कवर नहीं किया, तो फिर उसका मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स, मैंने पहले कहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर आपके व्यूज़ अच्छे रहेंगे, व्यूअर्स अच्छे रहेंगे, अच्छे कमेंट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोग नहीं करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तो बता दीजिए, मैं वीडियो सीरीज बंद कर दूंगा। मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालने का। चलिए शुरू करते हैं। बजट 2019-20 सभी योजनाओं की सूची। चलिए, इनका नाम बताइए, ये कौन है? अगर कोई बता सकता है, किसी को पता है ये कौन से मंत्री हैं, तो इनका नाम बताइए। और अंतरिम बजट की बात करेंगे। अंतरिम बजट क्या होता है? 2019 का बजट आ गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को लोकसभा में अंतरिम बजट को पेश कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने देश में किसानों, गरीब और अन्य कमजोर वर्गों को लाभ देने और अविकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताऊंगा, आप क्या कीजिए, एक पेपर पेन लीजिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं पूरा बताऊंगा, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे विद इन 40 to 45 मिनट्स। जो आप पूरा दिन लगाकर नोट्स तैयार करने वाले थे, वो आपके 1 घंटे में नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो शुरू कर लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय कामधेनु योजना। चलिए, योजना क्या है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय कामधेनु योजना की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत गायों का संरक्षण किया जाएगा। बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिए। तो इसमें थोड़ा सा एक ये जो पॉइंट नोट करने वाला है, आपको सीधी एक स्टेटमेंट मिल सकती है कि बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कितने पैसे दिए गए हैं, तो 750 करोड़ रुपए। गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की गई है। यह आयोग गायों के लिए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कल्याणकारी स्कीमों पर नजर रखेगा। तो अब सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कौन से आयोग का गठन किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, दो ही पॉइंट थे मैंने इसके अंदर बताया। एक तो 750 करोड़ रुपए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिए गए हैं, दूसरा इसके अंदर कि राष्ट्रीय कामधेनु योजना है, ये किस लिए लागू की गई है, आपको ये पता होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो केंद्र सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। सबसे पहले इस जो स्कीम का है, ये इसका मकसद क्या है, आप लोगों को समझ आ गया कि जो किसान है उनकी आय को दुगना करना है। सीधा पूछा जाएगा, बजट 2019 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है? आपको 3-4 स्कीमों के नाम दे दिए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। तो ये एक स्टेटमेंट आ सकती है कि इसका फायदा कितने करोड़ किसानों को होगा। यहाँ पर 10 करोड़ लिख सकता है, वो 11 करोड़ लिख सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बजट में 12 करोड़ दिया गया है, तो आप लोग 12 करोड़ को ही सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है, आपने कभी पेपर देखे हो पुराने प्रीवियस ईयर, यूपीएससी की बात कर लें या फिर स्टेट पीसीएस की बात कर लें, एचसीएस की बात कर लें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। पहले ऊपर एक स्टेटमेंट दी होती है, फिर नीचे 2 स्टेटमेंट और दी होती है कि दोनों में से कौन सी सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो स्कीम्स में से बनते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। तो ये एक अच्छी स्कीम है, आपको पता होना चाहिए कि ये घोषणा की गई है। यह राशि उन्हें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाएगी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि राशि किस तरह से दी जाएगी, कि कहीं साल के लास्ट में 6,000 इकट्ठे देने या 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी।
किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पता होना चाहिए कितने हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी। चलिए, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 15,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। सरकार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी। तो आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो ये कौन सी स्कीम है? ये एक पेंशन स्कीम है। आपको पता होना चाहिए, वहां पर जाकर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, नहीं ध्यान में आता। यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम योगी मानधन योजना कि शायद वो जितना काम करेंगे उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। नहीं, ये एक पेंशन स्कीम है मजदूरों के लिए, जिनकी मासिक पे कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपये मासिक होनी चाहिए उनका वेतन। उम्र कितनी है? 60 साल से ऊपर के लोगों को 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ये आप कुछ पॉइंट्स से नोट डाउन कर सकते हैं। इस योजना से 10 करोड़ लोगों का फायदा मिलेगा। श्रम योगी मानधन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है। 29 ईयर्स की एज तक आप लोग इसमें पैसा डाल सकते हैं और इससे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। और जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होगा उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। तो कोई 18 साल की उम्र में इस स्कीम को लागू करता है, यहाँ पर अपने पैसे जमा करवाने शुरू करता है, तो उसके हर महीने 55 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे। और अगर कोई 29 साल तक होकर जमा करवाता है या 29 साल के बाद जमा करवाता है तो उसको 100 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसको हर महीने जब वो 60 क्रॉस कर जाएगा, 60 साल की उम्र पार कर जाएगा, तो उसको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। भगवान ना करे कभी उससे पहले उसका मतलब कि स्वर्गवास हो गया, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको फिर भी जितने पैसे उसने जमा कराए, जितना उसका मतलब कि जो जमा कराए वो, और जितनी उसकी ब्याज बनती है, इंटरेस्ट रेट, उसको सारा वापस दे दिया जाएगा उसके परिवार को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखिए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में 2% की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रदान करने की घोषणा है। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट अभी एक शायद किसी के माइंड में क्वेश्चन आ गया हो कि बार बार लिखा जा रहा है वित्त मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल तो रेल मंत्री हैं, तो इनको वित्त मंत्री क्यों कहा जा रहा है? तो लास्ट टाइम बजट किसने पेश किया था आप लोगों को पता होना चाहिए, अरुण जेटली जी ने पेश किया था। लेकिन इस बार उनकी तबीयत खराब होने की वजह से पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। कई बार सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस बार बजट किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने, अरुण जेटली जी ने नहीं किया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अंतरिम बजट 2019-20 में विस्तार से जानिए किस सेक्टर को क्या क्या मिला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसानों को कितने पैसे दिए गए, जो इंपॉर्टेंट इसमें से लाइंस होंगी वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और हेडिंग ये लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मामले रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, वो हम नीचे बताएंगे आपको। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं देख लीजिए। किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या दिया देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। एक लाइन ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी, सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में 75,000 करोड़ रुपये वार्षिक जो इसका व्यय लगेगा, इसका खर्चा इतना आएगा। तो फ्रेंड्स, कई ऐसा हो जाता है कि यार ये तो ऊपर सर ने करवाई, जब दोबारा हम क्यों करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इसको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बजट है, ये 2000 जब तक 20 का बजट 20-21 का बजट नहीं है तब तक इसमें से क्वेश्चन बनते रहेंगे। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। इसमें से जो मेन पॉइंट है, और अगर मैं कोई चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो इससे आपकी रिवीजन ही हो रही है, कुछ ज़्यादा आपका कुछ ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम के रिवीजन ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा लास्ट में। नेक्स्ट है संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपए का व्यय। तो ये ऊपर कवर हो चुका है, इसको नोट डाउन मत कीजिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए किया गया। चलिए नीचे कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके लिए है, इसका क्या मकसद है, क्यों बनाया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गौ संसाधनों के आनुवांशिक अन्याय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें से मिला के इसको क्या स्कीम बनाएगी, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की चीज है, समझिए जरूर।
1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग। तो एक मत्स्य पालन विभाग इस बार बनाया गया है 1.5 करोड़ मछुआरों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2% ब्याज सब्सिडी का लाभ। इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्रम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ मजदूरों के लिए निश्चित मासिक पेंशन केवल 100 या 55 रुपये प्रति माह अंशदान देने 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी। तो अभी 100 रुपये की इनके लिए जो 29 साल तक के होकर इसमें मतलब इसमें पैसा जमा करवाना शुरू करेंगे, और 55 रुपये जो लोग 18 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर 29 साल के सामने वो लिख देगा 55 रुपीज़ और 18 साल के सामने लिख देगा 100 रुपीज़। तो आपको दोनों पॉइंट गलत करके आने फिर वहाँ के कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऐसा आपको कन्फ्यूज करेगा एग्जामिनर। स्वास्थ्य है, 22वां अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो जो लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आयुर्वेदिक संस्थान हरियाणा में 22वां अखिल, तो 22 नंबर का संस्थान है, यहाँ पर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। जगह भी डिसाइड नहीं हुई है, वो आने वाले टाइम में जब होगी तो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए दिए गए। चलिए, कोई मनरेगा के नीचे फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा, और मनरेगा के बारे में थोड़ा सा किसी को अगर 1-2 पॉइंट पता है मनरेगा के बारे में तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। इससे क्या है, दूसरों को जिसको मनरेगा के बारे में नहीं पता उसको पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव, 5 लाख रुपए तक की आय को आयकर से छूट। जिसकी 5 लाख इनकम है उसको इनकम टैक्स नहीं पे करना। मध्य वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये पहला पॉइंट जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक कटौती को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीसी की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर की जा रही है। तो ये सीमा जरूर याद रखिए। ये एग्जाम में क्या करेगा, आपको एग्जामिनर 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देगा, और यहाँ पर 50,000 किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 10,000 से 40,000, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज। आयकर की वर्तमान दरें जारी होंगी। तो अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराए में कर छूट मिलेगा। आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। रियल एस्टेट क्षेत्र कौन सा होता है, किसी को पता है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए ताकि दूसरों को पता चल जाए। और फ्रेंड्स, जब मैं कहता हूं कि कमेंट कीजिए, तो अगर आपको पता है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट, वीडियो को पॉज करके वहां पर कमेंट कर दिया कीजिए। इससे आपको तो रिवीजन हो जाएगी, लेकिन दूसरे किसी बच्चे को नहीं पता तो वो नीचे आपका कमेंट पढ़ के वो आपके कमेंट को लाइक कर देगा कि ठीक है, मुझे इस कमेंट से फायदा हो गया है। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे के कमेंट्स भी जरूर लाइक कर लिया कीजिए, पढ़ दिया कीजिए, कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया कीजिए, इससे कोई बुराई वाली बात नहीं है। किराए पर स्रोत पर कर टीडीसी की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए 1 आवासीय मकान से 2 आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80 IB के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए, 80 IBA। नेक्स्ट, बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराए पर आयकर की छूट 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट थे 4 पॉइंट 5 पॉइंट वो मैंने बता दी, वो आप नोट कर दीजिए, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है राजकोषीय कार्यक्रम। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा GDP का 3.4% रहा है। राजकोषीय घाटे को 3% पर लाने का 2020-21 तक का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको। राजकोषीय घाटे को अगर आपको जानना है राजकोषीय घाटा क्या है, तो आप हमारे पॉलिटी के लेक्चर देख सकते हैं, आप हमारे इकोनॉमी के लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवाई जाएंगी। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज अलग से चल रही है, जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। और HCS के लिए भी लेक्चर सीरीज शुरू कर दी गई है। HCS के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर हमें क्वेश्चन चाहिए, रेगुलर क्वेश्चन चाहिए, सर हमें 50 क्वेश्चन दिन में चाहिए, 20 चाहिए, तो बता दीजिए आपको कितने कितने क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अपना मीडियम जरूर बताइए कि सर मैं इंग्लिश में हूँ, मुझे 50+ क्वेश्चन चाहिए, या हिंदी में 50+ क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे डेली बेसिस पे। वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13% से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपए पर लाया जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में करीब 20% बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपए किया गया है।
तो ये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कितना पैसा दिया गया है। आपको पता है कि शिक्षा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे, क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, तो उसके लिए कितने पैसे बढ़ाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नोट कर लीजिए। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए आवंटन 18% से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपए किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है गरीब और पिछड़ा वर्ग, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, वित्त मंत्री कह रहे हैं। गरीब के लिए ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि ऐसी स्टेटमेंट दी गई है या नहीं दी गई वित्त मंत्री द्वारा गरीब के लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार जो स्टेटमेंट्स होती है ना बजट के अंदर, ये वहां पर जो बजट पेश किया गया था, किसी ने ओरिजिनल बजट देखा उसकी कॉपी देखी, तो बजट के अंदर ये सीधा एक स्टेटमेंट दी गई है। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, यह किसने कहा है? वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, या फिर नन ऑफ द अबव। कुछ ऐसा बोल देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने कहा है। गरीबों के लिए 10% आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें देने का प्रावधान है। पहले 10%, अब 25% करने का प्रावधान रखा गया है। शहरों और गांवों के बीच की खाई को पूरा करने के लिए गांवों में जमीन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय सभी इच्छित परिवारों को मार्च 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। तो ये आप से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और मैं थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसके अंदर। कुछ लोग इसको सिर्फ प्री मोटिव से देख रहे हैं कि प्री के अंदर इसमें से कौन सा बनेगा क्वेश्चन, कौन सा नहीं बनेगा। फ्रेंड्स जब आप प्री क्लियर कर जाओगे, मैं कहता हूँ भगवान करे सबका प्री क्लियर हो जाए जो ये वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद प्री के बाद मेंस भी तो लिखना है। मेंस के अंदर भी आपको ये जो वहां पर क्वेश्चन आ गया कि गरीब और पिछड़ा वर्ग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप लोग ये जितने भी 4 पॉइंट हैं ये लिखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर इन चारों पॉइंट्स को जो हमने बजट 2019 के अंदर 19-20 के अंदर मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, अगर ये चारों पॉइंट लागू हो जाते हैं तो गरीबों का बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता हो जाएगी, उनकी बहुत ज्यादा उत्थान हो जाएगा, उनकी जो है मतलब कि उनका गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। तो आप ऐसा अगर लिखेंगे तो सीधा समझ आएगा कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है, ये स्टूडेंट बजट के बारे में पढ़ के आया है, उसको देश की आर्थिक हालत का पता है। तो इससे क्या एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप इससे कोई एग्जांपल देकर समझाते हो, तो उससे क्या आपके जो है, अगर मान लीजिए आपने 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर ने 5 नंबर देने से, तो आपको 5 की बजाय 6 नंबर या 6.5 नंबर प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसी थोड़ी सी स्टेटमेंट्स मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर, 2018-19 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21% तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति हाल ही में किस राज्य ने दर्ज की है। कोई भी 4 ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ये छोड़ के नहीं जाने हैं, ये तो आप याद कर लो यार बिल्कुल ही। ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गो का आवागमन, तो अभी क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी से भी जो कंटेनर है वो आने जाने लग गए हैं पानी के माध्यम से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गंगा नदी दे सकता है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जा रही है। और जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है वो हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज लेक्चर 1 जो है मैंने दिया, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल से बताया था जियोग्राफी का, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है वंचित वर्ग, सभी शेष गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति, चलिए नीचे कमेंट कीजिए नीति आयोग कब गठित किया गया और नीति आयोग का जो है चेयरमैन कौन है नीति आयोग का। तो आपको काफी 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर किसी को पता है नीति आयोग के बारे में तो नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं आपको सारे आयोग करवाऊंगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी इकोनॉमी के लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैं नीति आयोग के बारे में सारा कुछ पहले ही बता चुका हूँ, कितने मेंबर होते हैं, सारी चीजें, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में। गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए विकास और कल्याण के सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है रक्षा, रक्षा बजट में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रक्षा बजट कितना है इस बार हमारा, तो ये फिगर्स याद कर लीजिए रक्षा बजट के बारे में। नेक्स्ट है रेल बजट, बजट से 2019-20 अनुमानों में 64,587 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया है। तो देख सकते हैं रेल के बारे में समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम में 1,58,658 करोड़ रुपए किया गया है। संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 में 98.4% से 96.2% और
आगे 95% तक सुधार की जाने की बात की जा रही है। और इसमें जो है रेल मंत्रालय में कहा गया था कि जो 4 लाख नई वैकेंसीज आएंगी उसके बारे में भी अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। वो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बारे में सारी डिटेल बताई गई है। नेक्स्ट है मनोरंजन उद्योग। भारतीय फिल्म निर्माता फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ साथ एकल खिलाड़ी स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सब घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान, चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति है। चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मनोरंजन उद्योग से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, कोई फेमस पर्सनैलिटी जो है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, या किसी का कुछ और किसी को कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाता है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी एवं व्यापारी। जीएसटी पंजीकृत एसएमई एमएसएमई उद्योगों के लिए 1 करोड़ रुपए के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2% की छूट। तो आपको पता होना चाहिए एमएसएमई में 1 करोड़ के ब्याज के 1 करोड़ रुपए के लिए 2% की छूट दी जा रही है। सरकारी उपक्रमों में ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किसी को जीएसटी के बारे में जानना है कि सर जीएसटी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप हमें एक वीडियो के अंदर करवा दीजिए प्लीज, तो नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जीएसटी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या बन सकते हैं, जो बने हुए हैं क्वेश्चन, उन सबकी रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर करवा दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक बच्चा कमेंट करता है तो मैं उस एक बच्चे का कमेंट पढ़ लूंगा, लेकिन आप उस कमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कि हाँ ठीक है, किसी एक ने जीएसटी पे कमेंट कर रखा कि हाँ इसको जीएसटी क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी कह दीजिए सर हाँ हमें भी चाहिए। तो इससे क्या है, थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो स्ट्रेंथ बन जाती है, फिर मैं आपको हर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूँ। सरकारी उपक्रमों में 25% से कम 3% महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विकास होगा। तो अगर आपको महिला विकास के बारे में, के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये पॉइंट आप डाल सकते हैं कि ऐसा किया गया है। आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए DIPP को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का नाम दिया गया है। तो आप DIPP का नाम देख लीजिए क्या कर दिया गया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन, DIPP। जिसको जानना है वो गूगल कर सकता है, या फिर हमारे जो लेक्चर सीरीज जो पढ़ रहे हैं, लेक्चर सीरीज जो इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज चल रही है, जिन्होंने देखे हैं लेक्चर्स उनको पता है, मैंने अच्छे से बताया है इसका गठन कब किया गया, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में करवाई गई हैं। नेक्स्ट है डिजिटल ग्राम। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी। तो नंबर ऑफ फिगर्स जरूर याद रखना। अन्य घोषणाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन किया जाएगा। तो ये गठन किया जाएगा, जब होगा तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इस बार अंतरिम बजट, जानिए अंतरिम और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, किसी को जानना हो तो पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे, ये आपको जरूर जानना है। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। तो बजट सत्र कब था ये, और चलिए चल ठीक है, ये सत्र कितने तरह के होते हैं तो जरूर बताइए, लोकसभा के सत्र कितने तरह के होते हैं। ओके, तो अभी बात करते हैं आगे। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है वर्ष 19-20 में सरकार पूर्ण बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट पेश होने की स्थिति में नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में शेष वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करना होगा। कुछ समय पूर्व ही अरुण जेटली की अस्वस्थता के कारण पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए, आपको मैंने जो बोल के बताया था वो भी लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। इसलिए अपेक्षा की जा रही है कि पीयूष गोयल ही बजट पेश करेंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2019 से आरंभ होगा, 13 फरवरी तक चलेगा। चलिए, आपको समझ आ गया होगा सारी चीजें। अब अंतरिम बजट क्या होता है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे क्या पूछा जाएगा, मेंस के अंदर क्वेश्चन भी आ जाता है कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। चलिए इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता पूरी की जाती है। तो अभी क्या है कि जो चुनावी वर्ष होता है उस वर्ष अंतरिम बजट पेश किया जाता है। एक तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है कि पैसे का लेन देन, आर्थिक व्यवस्था को संभालना है, जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। कि जितने भी सरकारी खर्चे हैं, कोई देना है किसी को, कोई किसी से लेने हैं पैसे, तो सारी औपचारिकता जितने भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा सके, तो उसको अंतरिम बजट कहते हैं। नई सरकार बनने के लिए जो समय होता है उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है। तो अभी क्या है, नई सरकार आने वाली, उसके लिए अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता जिसमें ऐसी नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत पड़े। तो अंतरिम बजट के अंदर ये जरूर याद रखिए कि ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते जिसमें कि कोई हमें कानून संशोधन की जरूरत पड़े, कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़े या फिर संसद से मंजूरी लेनी पड़े।
नेक्स्ट, अंतरिम बजट की परंपरा है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स शामिल है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। डायरेक्ट टैक्स मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। चलिए आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स कौन से और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। किसी को नहीं पता होगा, शायद आपको कमेंट पढ़ के वो भी सीख जाए। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष करों में भी कम बदलाव किया जाता है। सरकार यदि कोई चीज सस्ती करती है तो वह इंपोर्ट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में थोड़ी राहत दे सकती है। और आमतौर पर हर सरकार की अपनी राजकोषीय योजनाएं होती हैं, वह उसी के मुताबिक धन का आवंटन करती हैं। तो ये तो हो गया अंतरिम बजट। आपको समझ आ गया कि अंतरिम बजट क्या होता है, शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। अंतरिम बजट और लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट में अंतर, चलिए ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार जब पूरे वित्त वर्ष की बजाय कुछ महीनों के लिए संसद से आवश्यक खर्चों के लिए अनुमति मांगती है, तो वह अंतरिम बजट की बजाय वोट ऑन अकाउंट अथवा लेखानुदान पेश करती है। अभी क्या है कि पूरे एक साल के लिए ये नहीं अपने खर्चे मांग रहे हैं, कुछ महीनों के लिए संसद से अपने खर्चे, अभी कुछ टाइम रह गया सरकार का, तो क्या कर रहे हैं कि वोट ऑन अकाउंट की कितने पैसे चाहिए उसके लिए लेखानुदान होगा, वोट होगा। और अंतरिम बजट में उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं कि इतना पैसा दिया जाएगा, वो सारा वोट ऑन अकाउंट से ही निकलवा सकते हैं वो फिर। नेक्स्ट, अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, लेकिन दोनों के पेश करने के तरीकों में अंतर होता है। तो देख लीजिए आप लोग, अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है, जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है। तो वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में फर्क देख लीजिए आप लोग कि अंतरिम बजट में क्या है कि जो सरकार अपने खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है कि कितने हमारे पैसे, हमारे जो कितना हमारा खर्चा और कितनी हमारी कमाई है, कितना हमें टैक्स कर और जितना हमारा राजस्व हो रहा है हमारे पास। और लेखानुदान जो वोट ऑन अकाउंट है, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ खर्च, जितना भी हमने खर्च लेना है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया था कि ये खर्चा है, उतने पैसे वोट ऑन अकाउंट से हम लेखानुदान से संसद से मंजूरी मांगते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में बजट कैसे पारित होता है, शायद किसी को जानना हो, चलिए हम आपको बताएंगे। इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा बजट तैयार किए जाने के बाद सरकार बजट पेश करने के लिए एक तारीख सुझाती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मांगते हैं। राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देते हैं तो उसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रस्तावों का जिक्र किया जाता है। तो इसमें अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर राष्ट्रपति मना कर दे कि बजट नहीं पेश करना, तो फ्रेंड्स बजट पेश नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति मना क्यों करेगा, उसको वैलिड एक कारण देना पड़ेगा, इसलिए राष्ट्रपति कभी मना नहीं करता है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको कि इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, और नीतिगत घोषणाओं का ऐलान होता है, और दूसरे हिस्से में टैक्स से जुड़ी घोषणाएं होती हैं। तो ये आप जरूर याद रखिए बजट के बारे में कि दो हिस्से होते हैं, एक में जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो प्रीवियस ईयर का होता है उसकी, और नीतिगत घोषणाएं, पिछले साल के जितने भी खर्चे होते हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण में आ जाते हैं कि इतने हमने सर्वे किया था, इतना खर्चा हो गया, इतना रह गया है, उससे बढ़ाकर फिर नीतिगत घोषणाएं की जाती हैं। और नेक्स्ट दूसरे हिस्से में टैक्स से जुड़ी जितनी भी घोषणाएं कि टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी है, बढ़ानी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में जो भी सारी चीजें टैक्स से जुड़ी होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडस्ट्री से, वो सारी इस सेकंड हिस्से में बताई जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं। वित्त मंत्रालय के भाषण के बाद राज्यसभा के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। तो देख सकते हैं भाषण के बाद जो राज्यसभा के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है, जो हमारा बजट होता है उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये बजट होता है, ध्यान रखिए, कहीं ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या रख दिया जाता है पटल पर। बजट पेश किए जाने के बाद अगले दिन से बजट पर दो हिस्सों में चर्चा होती है, आम चर्चा और विस्तृत बहस। सदन का कोई भी सदस्य वितरित अनुदान में कटौती की मांग कर सकता है। जब वितरित अनुदान होता है तो उसमें कटौती की मांग कर सकते हैं। इसके लिए डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट की मांग की जाती है। इकोनॉमी कट, टोकन कट और डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, ये तीनों चीजें काफी लंबी हैं, ये पॉलिटी के अंदर है, तो राज्य व्यवस्था के अंदर है। तो मैं आपको ये तीनों चीजें अलग से एक लेक्चर के अंदर, आप लोग इसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद इसको नोट डाउन कर लेता हूं कि ये मैं आपको सारी चीजें आपको करवाऊंगा। इकोनॉमी कट क्या होता है, टोकन कट क्या होता है, और डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट क्या होता है। ये तीनों सिर्फ इतना है कि आपको एक बता देता हूँ कि जैसे आपके पास कोई एक टूल है, ये टूल है वहां पर अपना जो है गुस्सा जाहिर करने का कि हम इस पॉलिसी से खुश नहीं है, तो आप इकोनॉमी कट लगा सकते हैं, टोकन कट लगा सकते हैं, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट लगा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी ने ये लगा दिया तो वो पॉलिसी डिसअप्रूव हो जाएगी। इसके लिए फिर अलग से पूरी प्रोसीडिंग है, वो मैं सारी आपको अच्छे से एक अलग लेक्चर कराऊंगा, क्योंकि अगर इसमें बताने लग गया तो फिर आपके इसमें 20 से 25 मिनट और लग जाएंगे। इसके बाद लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल पर विचार किया जाता है और संसद इसे मनी बिल के तौर पर पास कर देती है।
तो आपको मैं बिल्स के बारे में बताऊंगा कि बिल्स कितने प्रकार के होते हैं, वो एक अलग वीडियो बनेगा, अलग लेक्चर बनाया जाएगा आपके लिए। 2 लेक्चर्स इसी वीडियो में से मैंने अलग कर दिए, वो 2 लेक्चर्स में आपको करवाऊंगा। बिल पेश किए जाने के 75 दिन के अंदर इसमें दोनों सदनों और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। फाइनेंस बिल के पास होने और राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होने के बाद बजट प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। बजट के बारे में सारी चीजें थी वो मैंने अच्छे से आपको डिस्कस करवा दी हैं। अब जो है क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ कि बजट के अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मेंस के बारे में मैंने बता दिया, प्री के बारे में अच्छे से बता दिया। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है स्टडी मास्टर, और आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी जो क्वेश्चन सीरीज। बजट 2019 भाषण में गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय गौ माता आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय नंदी आयोग या गौ सेवा आयोग। तो आपको सिर्फ पता है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए। बजट 2019 में रक्षा बजट की राशि कितनी है? तो रक्षा बजट, मैंने पहले कहा था क्वेश्चन इस तरह से आएगा डायरेक्ट। अब देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट कीजिए कि क्या आंसर रहेगा इसका। और बजट 2019 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है? वो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, ध्यान से सिर्फ सुना है, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि सीधा ये पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत ये किया गया है। तो अगर वीडियो को ध्यान से देख ले तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर नहीं तो फिर देख सकते हैं आप लोग कि फिर अगर नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पता। बजट 2019 के भाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है? चलिए इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, 19,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई है? तो बिल्कुल आसान है ये, 10 आयामों की। अगर कुछ ऊपर मतलब कवर नहीं भी हुआ तो आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? अगर आपने सुना है, पढ़ा है, तो आप सीधा टिक करेंगे कि 5 लाख रुपए। नहीं पता तो शायद आप 8 लाख कर दें, शायद 7 लाख करें या 6 लाख करें, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिन्होंने मतलब जनरल के अंदर है, जो जिनको अभी जो आरक्षण देने की बात की, उनकी जो अपर लिमिट है 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि 8 लाख मैंने पढ़ा था, 8 लाख पढ़ा था, लेकिन अपने डायरेक्ट अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बजट के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है बजट के बारे में, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, बजट 2019 में घर किराए से आय पर टीडीएस को सीमा 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो 2.4 लाख रुपए कर दी गई है। मैंने ऊपर पढ़ के आपको बताया था, पॉइंट अच्छे से करवाया था। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 के अहम घोषणाओं में से एक पीएम किसान योजना है, जिसके तहत सीमांत किसानों को कितने हजार रुपए प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी? लीजिए, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया गया है, 6,000 रुपए दिए जाएंगे। बजट, चलिए नीचे बताइए कि किस तरह से 6,000 एक साथ दे दिए जाएंगे या फिर अलग अलग स्कीम्स के मतलब कि किस्तों में दिए जाएंगे, और किस्तें फिर कितने कितने हजार की बनेगी? 1,000 की या 2,000 की या 500 की किस्तें बनाई जा रही हैं? तो नीचे कमेंट कीजिए। बजट 2019 में, तो कई बार कहते हैं कि सर तो कमेंट बढ़ाने के लिए हमें बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा आपको, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी रिवीजन होती जाए, आपके माइंड में जो भी चीज़ है, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, जो हमने पढ़ा है, वो आपके माइंड में आ जाए। क्यों? जब आप किसी चीज़ को हाथों से लिख के देखते हो, जब किसी चीज़ को आप टाइप करते हो, तो आपको याद रहता है। एक बार आपने सुना, दूसरी बार आपने पढ़ा, तीसरी बार आप उसको टाइप करेंगे, चौथी बार कमेंट कर देंगे, तो क्या आपके नहीं 4 बार एक ही चीज़ की रिवीजन कर ली। जब 4 बार कर ली तो प्रैक्टिस हो गई, तब आपको याद रह जाएगी, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी चीज़ें। बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कितने पैसे दिए गए हैं? 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, तो मैंने पहले कराया 19,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 का भाषण देते हुए मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? मैंने फ्रेंड्स ऊपर आपसे सीधा कहा था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा मनरेगा के बारे में, क्योंकि मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके लिए मैंने आपसे पूछा था। चलिए इसका आंसर है 60,000 करोड़ रुपए, मैंने बताया था ऊपर। और
नेक्स्ट, देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने डिजिटल गांव बनाए जाने की घोषणा की गई है? चलिए नीचे कमेंट कीजिए ABCD। तो इसमें कौन सा आंसर है आप बताइए। 1 लाख है, 1.5 लाख है, 60,000 है या 45,000 है? नेक्स्ट है, बजट 2019 में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो आप लोग देख लीजिए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। 76,801 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो चलिए, जिनको ये 13 क्वेश्चन समझ आ गए हैं, अगर आप उसके आंसर देखना चाहते हैं तो ये आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं उत्तर। आप यहाँ पर देख रोक कर वीडियो को पॉज करके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप आंसर लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, और विद एक्सप्लेनेशन दिए गए आंसर। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको आंसर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। और कोई भी आप मेरे से हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें ये आपसे हेल्प चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इससे क्या हमारा, जितनी मैंने आपके लिए मेहनत की, मेरा मनोबल बढ़ जाता है कि ठीक है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप व्यूज़ आप बढ़ा रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं और आप लोगों को इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। जब मैं आपको फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ तो आप भी सारी चीज़ें आगे शेयर कर देते हैं कि ठीक है इससे किसी और का फायदा हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाइए, वो भी बनाई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और लाइक जरूर कीजिए, लाइक किए बिना मत जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया कीजिए, उसमें आपको वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच।